Boyle's law says that at constant temperature, the pressure of a fixed amount of a gas varies inversely with its volume. Meaning to say, अगर एक कंटेनर में हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ गैस ले लिया है जिसका वॉल्यूम V और ये P प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो अगर वॉल्यूम 5 लीटर है इनिशियली और प्रेशर 2 बार है और सेकेंडली हमने क्या किया, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, pressure becomes 5 and then volume will remains 2. यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी गैस का जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है that will varies inversely proportional to its volume. And to remove the sign of proportionality we use a constant, or we can write like this, PV is equal to constant. So at constant temperature the product of P into V will be a constant. Either you say 5 2 ja 10 or 5 2 ja 10, मतलब 5 2 ja 10 और 2 5 ja 10. Value of P into V will remain constant. Means if I say the initial pressure was P1 and initial volume was V1, which changes to final volume V2 and pressure P2, then we can write like this, that P1 V1 will be a constant and P2 V2 will be a constant, and when both are equal, so we can write like this, P1 V1 is equal to P2 V2. This is the one form of Boyle's law which is used in numericals. We can express this this Boyle's law in form of graphical representation, because P is inversely proportional to V. So when we plot a graph between pressure P and volume V, then it gives you hyperbola. जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगी प्रॉपर्टीज तो ग्राफ कैसा आएगा, हाइपरबोला आएगा. यहाँ पे कई बार ऐसे 3 ग्राफ दिए एग्जामिनेशंस में और ये कहा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन T1 T2 एंड T3. कई बार क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ये ग्राफ दे दिया और आपको बोला व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1 T2 एंड T3. तो एक बात ही समझेंगे, अभी तो हम केवल इस ब्लू स्लोप की बात कर रहे हैं जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्लॉट किया गया और टेम्परेचर कितना था उस समय, 200 केल्विन. देखिए अगर यहाँ पे बात करें, इस पॉइंट पे बात करें, तो वॉल्यूम कैसा है, लेस, और प्रेशर कैसा है, हाई. या फिर ऐसे बात करें, जब वॉल्यूम कैसा हो, वॉल्यूम तो जाने बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम कैसा है यहाँ पर, हाई, तो प्रेशर कैसा है, लो, बिकॉज P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V. अब आप देखिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसियस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो गैसियस मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे. ऐसे केस में वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा. देखिए आप जब आपने T1 पे ग्राफ प्लॉट किया तो ये एक स्लोप था, जब आपने T2 पे प्लॉट कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, देखिए बढ़ रहा है. पहले वॉल्यूम इतना था, बल्कि मैं बात करूँ पहले वॉल्यूम इतना था ये, अब वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया. प्रेशर, देखिए वॉल्यूम की अमाउंट बढ़ रही है ना यहाँ पर.
प्रेशर की अमाउंट बढ़ रही है। तो यहाँ पर जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे हायर टेम्परेचर्स पर, तो हायर टेम्परेचर पर गैसीय मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वो ज़्यादा प्रेशर कंटेनर की वॉल पे लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं पहले प्रेशर इतना लग रहा था और अब लगातार प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है। ये देखिए पहले वॉल्यूम इतना था, सेकंड में जब टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या होगा, और बढ़ गई, क्योंकि गैसीय मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरह से जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम जो है गैस का वो बढ़ेगा। तो हमसे काफ़ी बार रिलेशन पूछा गया है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1, T2 एंड T3। तो यहाँ पे T3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, देन T2 और देन T1। कई बार रिलेशन पूछा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर यही ग्राफ आप P और 1/B के बीच में प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे P और B क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हाइपरबोला आया था, अभी आपने ऊपर देखा था। अब आप P और 1/B के बीच में जब प्लॉट करेंगे तो ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/B। तो ऐसे केस में आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। यहाँ भी 3 डिफरेंट टेम्परेचर पर ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो आप देखिए जब टेम्परेचर T1 है तो ऐसे केस में ये प्रेशर है, T2 में प्रेशर क्या हुआ, बढ़ गया, और T3 में प्रेशर क्या हो रहा है, और बढ़ रहा है, क्योंकि y एक्सिस पर क्या है, प्रेशर है ना। क्योंकि जब आप काइनेटिक एनर्जी, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैसीय मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वो ज़्यादा तेजी से कंटेनर के वॉल पे स्ट्राइक करेंगे। तो इस तरह से आप प्रेशर का वैल्यू क्योंकि बढ़ रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो आप कह सकते हो T2 इज ग्रेटर देन T1 और ग्रेटर देन T2 एंड ग्रेटर देन T1। ये आपके सामने बॉयस लॉ का जिक्र हुआ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर pressure of a fixed amount of a gas is inversely proportional to its volume। और रिलेशन आया था P1 V1 is equal to P2 V2। Now we move to the next gaseous law, which is called Charles law। Charles law says that at constant pressure, volume of a definite amount of a gas is directly proportional to its temperature। यानी कि जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था सपोज, तो वॉल्यूम मान लीजिए जो भी था, लेकिन जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो गैसेस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप एक कांस्टेंट लगाना चाहते हैं तो V/T विल बी अ कांस्टेंट, यानी कि इन दोनों का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट ही आएगा। तो अगर दो डिफरेंट कंडीशंस हैं V1 T1 V2 T2, तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं V1/T1 वो इक्वल होंगे V2/T2 के। ये चार्ल्स लॉ है which says at constant pressure volume of definite amount of a gas is directly proportional to its temperature। चार्ल्स ने एक बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन नोट किया। इन्होंने ये नोट किया कि अगर हम किसी भी गैस का जो टेम्परेचर है वो 1/273.15 टाइम बढ़ा दें टेम्परेचर,
तो जो गैस का वॉल्यूम है वो 1/273.15 टाइम्स बढ़ जाएगा। या उल्टा कर दें, अगर किसी गैस का टेम्परेचर 1/273.15 टाइम कम कर दें तो इसका वॉल्यूम भी 1/273.15 टाइम्स कम हो जाएगा। मान लीजिए कोई गैस है जिसका इनिशियल प्रेशर जो है वो V0 है और आपने इस गैस का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, तो इसका वॉल्यूम 1/273.15 टाइम्स बढ़ जाएगा। इनिशियल वॉल्यूम तो यही है V0, और अगर 1 डिग्री सेल्सियस आप बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम V0 अपॉन 273.15, यानी कि यहाँ पे कितना बढ़ाया आपने, ये 1/273.15 टाइम बढ़ा दिया। और इसका अपोजिट अगर आप कर रहे हो, ये भी फाइनल लिख सकते हो आप इसको, अगर आप इसका अपोजिट कर रहे हो कि वॉल्यूम 1 डिग्री सेल्सियस कम कर रहे हो तो इतना वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम का कम हो जाएगा। तो इसको कंबाइंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू V0 प्लस माइनस, दोनों एक साथ दे दिया और यहाँ लिख दिया T अपॉन 273.15 इंटू V0 इनिशियल वॉल्यूम। किसी भी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसका वॉल्यूम 1/273.15 टाइम्स इनिशियल वॉल्यूम का बढ़ जाएगा, V0 का बढ़ जाएगा। या आप अगर 1 डिग्री सेल्सियस कम कर रहे हो तो जो फाइनल वॉल्यूम है वो 1/273.15 इनिशियल वॉल्यूम का कम हो जाएगा। तो इसको कंबाइंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हमने क्या किया कि यहाँ पर अगर टेम्परेचर हम माइनस का 273 पर, जैसे टेम्परेचर T है यहाँ पे टेम्परेचर कितना ले लिया हमने, माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस ले लिया, और इसकी वैल्यू अगर हम लगाएंगे देखिए तो ये हो जाएगा VT इज इक्वल टू V0 प्लस माइनस 273.15 इंटू V0 अपॉन 273.15, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का V0 और ये प्लस का V0 कितना आ गया, 0, यानी कि माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस इज द लीस्ट पॉसिबल टेम्परेचर फॉर अ गैस। किसी भी गैस का मिनिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है, माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, या इसे अगर आप केल्विन में चेंज करना चाहें तो 273.15 ऐड करें तो कितना रहेगा, 0 केल्विन। आइदर यू राइट माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन, बात एक ही है, क्योंकि डिग्री सेल्सियस को जब आप केल्विन में चेंज करते हो तो 273.15 आप ऐड करते हो तब आता है 0 केल्विन। तो ये 0 केल्विन जो है ये लीस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है फॉर अ गैस, जिस पर गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0। यानी कि अगर आप मुझसे कह रहे हो सर इस गैस का वॉल्यूम माइनस में हो गया, या आप मुझसे ये कह रहे हो सर इस गैस का टेम्परेचर मैंने माइनस 274.15 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो आप बिल्कुल बेतुकी बात कर रहे हैं। बेतुकी इन द सेंस कि इससे लीस्ट टेम्परेचर तो पॉसिबल नहीं है। अरे ज्यादा से ज्यादा किसी गैस का वॉल्यूम 0 ही तो हो सकता है, नेगेटिव में तो बात करने का मतलब है बेवकूफ़ी वाली बातें करने लगे, एब्सर्ड बातें कर रहे हैं, बेतुकी बातें कर रहे हैं। तो इसीलिए जो माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो किसी भी गैस के लिए लीस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, जिस पर उसका वॉल्यूम कितना हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो अगर आप चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट करेंगे V और T के, जो कि एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये देखिए ग्राफ है V वर्सेस T कांस्टेंट प्रेशर पर, तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी क्योंकि V और T एक दूसरे के कैसे थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग। और आप देखिए
जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है गैसीय मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और गैसीय मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो ये जो प्रेशर का अमाउंट है ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। P4 सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, P3 उससे कम, P2 उससे कम और P1 सबसे कम। देखिए आप, ये P1 जो प्रेशर है उस पर टेम्परेचर कितना है, ये है। P2 पे कितना हो गया, बढ़ गया। P3 पे टेम्परेचर क्या है, और बढ़ गया। और टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि गैसीय मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ऐसे भी ग्राफ दिए गए हैं आपको, पूछा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P1 P2 P3 P4। तो P4 सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, सबसे ज्यादा प्रेशर होगा। आप देख सकते हैं इस एक्स एक्सिस पर जो टेम्परेचर है -380 तक दिया गया है, तो इससे नीचे का तो ग्राफ आ ही नहीं सकता। -273.15 से कम का ग्राफ तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये -273.15 डिग्री सेल्सियस जो है ये लीस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है किसी भी गैस के लिए, इसलिए ग्राफ ये यहाँ आकर रुक जाएगा जहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, -273.15 डिग्री सेल्सियस, या आप इसे क्या बोल सकते हो, 0 केल्विन। ठीक है, तो 0 केल्विन को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही बोल देते हैं। दिस न्यू टेम्परेचर स्केल इज कॉल्ड केल्विन स्केल और एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, राइट। ये आपको पता ही है, जब आपने एसआई यूनिट्स पढ़ी थी टेम्परेचर की तो केल्विन ही बताया था एसआई यूनिट में। नेक्स्ट एक बात और सीखेंगे, जो ग्राफ कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट किया गया था वॉइल्स के केस में, पी और वी के केस में जिसमें हाइपरबोला आ रहा था, वो कहलाएगा आइसोथर्म। कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्लॉट किया गया ग्राफ कहलाता है आइसोथर्म। और अगर कांस्टेंट प्रेशर पर, जैसे कि यहाँ ग्राफ प्लॉट किया गया है, ये कहलाएगा आइसोबार। आइसो मीन्स कांस्टेंट, बार यूनिट है प्रेशर की। ठीक है, आइसो मीन्स कांस्टेंट, थर्म का मतलब है टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है वो आइसोथर्म कहलाएगा, और कांस्टेंट प्रेशर पर जो ग्राफ प्लॉट किया जाएगा वो आइसोबार कहलाएगा। अब हम नेक्स्ट लॉ की बात करेंगे, गैलुसेक लॉ। गैलुसेक लॉ कहता है कि अभी बॉयस लॉ में क्या कांस्टेंट था, टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट था, प्रेशर। और यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर, सॉरी वॉल्यूम। यहाँ क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू गैलुसेक लॉ, एट कांस्टेंट वॉल्यूम pressure of a fixed amount of a gas varies directly with its temperature. P is directly proportional to T. या वही चीज P अपॉन T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अगर आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे और कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो भी ग्राफ प्लॉट किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, आइसोकोर। कोर यूज होता है वॉल्यूम के लिए। तो इसमें अगर आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, देखिए प्रेशर वर्सेस टी, कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो क्या है, स्ट्रेट लाइन है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। और यहाँ आप देखिए जब टेम्परेचर ज़्यादा है, इधर देखिए तो V4 आ रहा है, यहाँ V3 वैल्यू मिलेगी, V2 पे और कम टेम्परेचर है, V1 पर और कम टेम्परेचर है। तो जितना वॉल्यूम ज़्यादा हो, जितना टेम्परेचर ज़्यादा उतना वॉल्यूम क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। V is directly proportional to T according to Boyle's law. At constant temperature, P is inversely proportional to V. According to Charles' law, at constant pressure, V is directly proportional to T. According to Gay-Lussac law, at constant volume, P is directly proportional to T. और एक नेक्स्ट लॉ हम पढ़ेंगे जिससे हम बोलते हैं एवोगैड्रोस लॉ। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर contain equal number of molecules.
सेम टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस पर सभी गैसेस का जो वॉल्यूम है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, यानी कि उनके गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर या सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस विल हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ऐसा हमने यूनिट 1 में भी पढ़ा हुआ है। और अब हम यहाँ पर इन तीनों लॉस को यूज करते हुए एक गैस इक्वेशन डिराइव करेंगे जो कि कहलाती है आइडियल गैस इक्वेशन। क्या है आइडियल गैस इक्वेशन? देखिए, अकॉर्डिंग टू बॉयस लॉ क्या था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ ए गैस, यानी कि मोल्स कांस्टेंट हो, V is inversely proportional to 1 upon P. According to Charles' law, at constant pressure, the volume of a definite amount of a gas is directly proportional to its temperature. According to Avogadro law, क्या पढ़ा हमने? At constant pressure and temperature, volume of a definite amount of a gas is directly proportional to the number of moles. तो जब हम तीनों को कंबाइन करेंगे, वी, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ को, तो ये वाली फॉर्म मिल रही, वी इज इक्वल टू, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी अपॉन पी। और जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यूज करेंगे विच इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसलिए बोला क्योंकि इसकी वैल्यू गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करती है, इसकी वैल्यू सभी गैसेस के लिए कांस्टेंट रहती है, तो इसलिए इसको हमने यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है वो इज आइडियल गैस इक्वेशन। और यहाँ से आर की वैल्यू अगर आप निकालेंगे दैट विल बी पी वी अपॉन एन टी। यहाँ पर प्रेशर जो है पास्कल में लगा दिया, 10⁵ पास्कल, और जो वॉल्यूम है वो एस टी पी पे लगा रहे हैं, 22.71 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। और ये फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस हम निकाल रहे हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस और 273.15 केल्विन। इस बात को सब बच्चे ध्यान रखेंगे, एट एस टी पी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस और स्टैंडर्ड प्रेशर हम लेते हैं 1 बार। और एसटीपी पर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो मेजर कितना किया गया, 22.7 लीटर, 22.7 लीटर। और 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। ये यूनिट अपने रूम की वॉल पर लिख लेंगे सब बच्चे, ये बार बार आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आती है। आपकी क्लास 11 की एनसीईआरटी में प्रॉब्लम है उसमें तो कम परेशान करता है, लेकिन कॉम्पिटिशन वगैरह में यूनिट बदल बदल के दे देते तो बच्चे वहाँ पे घूम जाते हैं। तो बहुत ही आसान यूनिट से, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। देखिए 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, तो यही क्या है 22.7 1 लीटर होता है, इसको मीटर क्यूब में लिख दिया इन्होंने। और 1 बार इज इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल, ये भी प्रेशर की यूनिट तो वही किया, यहाँ 1 बार की जगह क्या ले लिया, प्रेशर पास्कल में ले लिया। अब फॉर 1 मोल बोल रहे हैं तो n की वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, तो वो इन्होंने लगा दिया। और जब एसटीपी पे बात हो रही है तो टेम्परेचर कितना लिया, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन, ये चीज। तो जब आप ये सारी वैल्यूज लगाएंगे एसटीपी पर तो ये 8.314 पास्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल आएगा। अच्छा, ये जो पास्कल और मीटर क्यूब है ये होता है इक्वल टू जूल, यानी कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 पास्कल इंटू मीटर क्यूब। बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं जब कंपटीशन वगैरह में क्वेश्चन आता है, प्रेशर पास्कल में और वॉल्यूम मीटर क्यूब में जब दे देते हैं तो बच्चे बड़े हम कैसे कन्वर्ट करें, हमने तो याली यूनिट पढ़ी है जूल पर केल्विन पर मोल, कुछ नहीं करना है, वही रहना है, क्योंकि 1 जूल इज इक्वल टू पास्कल इंटू मीटर क्यूब। या आपने
एक चीज और भी आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बार में इन्होंने ले लिया है 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल यहाँ पर है, तो एक यूनिट और याद रखिएगा 1 ATM इज 1.013 बार। 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार। तो इन्होंने इसमें 8.314 और पास्कल की जगह इन्होंने बार ले लिया है, और फिर ये ले लिया लीटर में। जब लीटर में लेंगे तो ये तो हट जाएगा। देखिए पास्कल कितना था, 10⁵ था ना, ये 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। तो यहाँ पे 10⁵ से तो मल्टीप्लाई किया होगा, है यहाँ पर, है ना। और ये 10⁻³ इससे डिवाइड किया होगा, और ये कितना आ गया, इसको उसमें कन्वर्ट करें लीटर में तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से, तो क्या बचेगा 10⁻² बचेगा। तो ये यूनिट्स जो हैं बच्चों को परेशान करती हैं, लेकिन उन्हीं को जिनको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती वही लोग परेशान होते हैं, वरना कोई बच्चा परेशान नहीं होता है। एक यूनिट और याद रखेंगे यहाँ पर आप, आर की जो यूनिट है वो कैलोरी में भी हम ले सकते हैं, वो रहता है 2 कैलोरी। PV = nRT में जो आर की वैल्यू अगर कैलोरी में लगानी हो तो 2 कैलोरी हम लगाते हैं। तो 3-4 यूनिट इसकी हो गई आपके पास। मैं फिर से एक बार बताता हूँ, देखिए। एक तो हो गई 8.314 पास्कल मीटर क्यूब केल्विन पर मोल, और पास्कल इंटू मीटर क्यूब कितना हो गया, जूल। इसको ऐसे लिख लिया जूल, और बाकी ऐसे रहा पर केल्विन पर मोल। वैल्यू वही रही 8.314। आपका ये जो चैप्टर है इसमें जनरली आप ये यूज करते हैं 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, या फिर 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। क्योंकि जो 1 ATM है ना, 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार, यानी कि इस ATM को अगर बार में कन्वर्ट करोगे तो 1.013 से जब मल्टीप्लाई करोगे ना इसमें, तो ये आ जाएगा 0.083 हो जाएगा लीटर बार पर केल्विन पर मोल। दो चीजें देखिए, एक होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और एक होता है हमारे पास STP, हाँ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर आप लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन, और ये प्रेशर होता है आपका 1 बार, और इसमें वॉल्यूम कितना रहता है 22.7 लीटर। जबकि नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो हम लेते हैं रूम टेम्परेचर, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस, और इसको हम 298 केल्विन भी लिख सकते हैं। ये नॉर्मल टेम्परेचर हो गया 25 डिग्री सेल्सियस, और नॉर्मल जो प्रेशर है वो हम लेते हैं 1 ATM या फिर 760 mm Hg भी ले सकते हैं, एक ही बात है। और जो वॉल्यूम है नॉर्मल टेम्परेचर पर वो आता है 22.4 लीटर। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल प्रेशर 1 ATM, और इस पर जो वॉल्यूम गैसेस का मेजर किया जाता है वो लगभग 22.4 आता है, जो आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था। लेकिन अगर STP वाली कंडीशन में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 बार और वॉल्यूम 22.7 लीटर मेजर किया जाता है STP पर। तो यही बात यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट STP कंडीशन, यानी कि इतने केल्विन पर और इतने बार प्रेशर पर इतना रहता है। वैल्यू ऑफ R फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस कैन बी कैलकुलेटेड। इन्होंने क्या किया, 1 बार की जगह पास्कल में चेंज कर लिया है और लीटर को मीटर क्यूब में चेंज कर लिया, बाकी सब 1 लगाया है, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर ही लगाया है इन्होंने। तो क्योंकि ये जो इक्वेशन है PV = nRT, इसमें प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, तो वो गैस की स्टेट को बता रहा है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ देखो ये कंटेनर में गैस रखी हुई है, ये 2 बार प्रेशर अप्लाई कर रही है और इसका वॉल्यूम 10 लीटर है,
28 डिग्री सेल्सियस पर, तो उस गैस की स्टेट ही तो पता चल रही है। यानी कि पीवी इक्वल टू एनआरटी में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सभी आ रहा है, यानी कि ये गैस की स्टेट के बारे में बताता है। इसीलिए जो आइडियल गैस इक्वेशन है इसे हम इक्वेशन ऑफ स्टेट भी बोल देते हैं। एक चीज यहाँ से और हम ड्राइव करेंगे अभी, आप देखें, जैसे आइडियल गैस इक्वेशन की हम बात करें तो उसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए गैस, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए गैस बार बार बात कही गई, और जब अमाउंट फिक्स्ड है तो ये जो इक्वेशन है पी वी इक्वल टू एन आर टी, ये फिक्स्ड है। चार्ल्स लॉ कहा, बॉयस लॉ कहा, सब में कांस्टेंट या डेफिनेट अमाउंट ऑफ ए गैस की बात हुई, डेफिनेट अमाउंट ऑफ गैस है, जो मोल्स हैं वो कैसे रहेंगे, कांस्टेंट, आर के यहाँ पे कांस्टेंट। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी क्या रहेगा, एक कांस्टेंट रहेगा। और इसीलिए अगर दो डिफरेंट प्रेशर्स पर, डिफरेंट वॉल्यूम्स पर, डिफरेंट टेम्परेचर पर कोई गैस रखी हुई है तो उसमें एन आर का प्रोडक्ट हमेशा कैसा आएगा, सेम ही आएगा। यानी कि P1 V1 इज इक्वल टू P1 V2 हम यूज कर सकते हैं। बड़ी ही यूजफुल इक्वेशन है। इसमें एक वैल्यू पता, 5 में से कोई भी, 6 में से कोई भी 5 वैल्यू दे देंगे और नेक्स्ट वैल्यू आप वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये जो लॉ है या ये जो इक्वेशन है, इट इज कॉल्ड कंबाइंड गैस इक्वेशन, इट इज कॉल्ड कंबाइंड गैस इक्वेशन। ठीक है, तो क्या क्या चीजें आज आपने पढ़ी है मैं फिर से एक बार रिकैप कर देता हूँ आपके लिए। देखिए बहुत तेजी से, आपने आज पढ़ा सबसे पहले बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट, देखिए बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी डेफिनेट अमाउंट ऑफ गैस का जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और पी और वी के बीच में आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो हाइपरबोला आएगा। और ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अगर हम हटाएंगे तो कांस्टेंट यूज करेंगे, केवल उसको बोल दिया। और ये अगर दो कंडीशन है P1 V1 P2 V2 तो उनकी वैल्यू कैसी आएगी, सेम आएगी, तो ये कांस्टेंट वैल्यू आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना टेम्परेचर, यहाँ तो टेम्परेचर कांस्टेंट है पर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा के दूसरा ग्राफ भी मिल रहा है। देखो जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो 600 केल्विन कर दिया तो टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसीय मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। आप देखिए पहले प्रेशर इतना था, फिर बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे गैसीय मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से जो प्रेशर का मैग्नीट्यूड है वो भी बढ़ेगा। जैसे 200 पर प्रेशर कितना था, ये एक्सर्ट हो रहा है, 200 केल्विन पर प्रेशर मैक्सिमम कितना ये है, तो प्रेशर जब बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह से अगर आप P और 1/V जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ऐसा आएगा, जितना टेम्परेचर ज्यादा उतना प्रेशर कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। चार्ल्स लॉ आपने देखा, चार्ल्स लॉ कहता था कांस्टेंट प्रेशर पर किसी भी डेफिनेट अमाउंट ऑफ गैस का जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा। और इस तरह से कांस्टेंट V1 T1 कांस्टेंट रहता था। और उन्होंने ये भी नोटिस किया अगर आप किसी गैस का वॉल्यूम 1/273.15 टाइम बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम उतना बढ़ जाएगा, कम करोगे तो उतना कम हो जाएगा। और इसकी हेल्प से हमने ये पता कर लिया कि जो -273.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो लीस्ट टेम्परेचर है किसी भी गैस के लिए। ठीक है, उससे नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। फिर ये ग्राफ प्लॉट किया गया चार्ल्स के लिए, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर को कहलाएगा आइसोबार। और आप देख सकते हैं जितना टेम्परेचर ज्यादा उतना जो प्रेशर है वो ज्यादा गैसेस मॉलिक्यूल लगाएंगे। तो गैल्यूसेक लॉ की बात की, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। तो P1/T1 इक्वल टू P2/T2 आ गया, आइसोटोप कहलाएगा। फिर एवोगैड्रो इट स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। और इन तीनों को यूज करके हमने आइडियल गैस इक्वेशन ड्राइव की, बॉयल्स, चार्ल्स, एवोगैड्रो।
और यहाँ पे जो कांस्टेंट आया वो क्या आया, आर, जो कहलाता है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करती, सभी गैसेस की इसकी वैल्यू सेम आएगी। एसटीपी पर अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये आर की वैल्यू आएगी, बाकी यूनिट्स मैंने आपको बताई है। और क्योंकि ये जो पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन है, ये गैस की स्टेट के बारे में हमें बताता है, इसलिए हम इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। और क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं फॉर अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ ए गैस कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो ये P1 PV अपॉन T का जो रेशियो है दैट विल बी आल्सो अ कांस्टेंट। और अगर दो कंडीशंस में हमने P1 P1 T1 P2 P2 T2 के बारे में बात कर रहे हैं फॉर ए सेम गैस, फॉर ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ ए गैस, तो उनका जो वैल्यू है दैट विल आल्सो बी अ कांस्टेंट, और ये कहलाएगा आपका कंबाइंड गैस इक्वेशन और कंबाइंड गैस लॉ।